यस यस सर। देखो, सबसे पहले क्या है कि कैसे कैसे डीएनए की पैकेजिंग होती है। अब पैकेजिंग का क्या मतलब होता है, आपको मैंने 1 किलोमीटर लंबी रस्सी दे दी, मैंने ऐसे ही, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ऐसे तो इसको नहीं रखा जा सकता है बैग में। तो पहले आपको उसको लपेटना शुरू करोगे, अलग-अलग पैटर्न में लपेटोगे, और अगर आप उसको बढ़िया से लपेट करके रख दोगे, तो वो एक बैग में आ जाएगी 1 किलोमीटर लंबी रस्सी। यही डीएनए की पैकेजिंग का खेल है, कि डीएनए इतना लंबा डीएनए हमारी बॉडी में, इसको छोटी-सी जगह में, न्यूक्लियस जैसी जगह में इसको रखा कैसे जाए, है ना? एक डीएनए 1 किलोमीटर लंबा हो सकता है, मतलब एक एक डीएनए का थ्रेड जो होता है हमारे जीन्स में, वो 1 किलोमीटर लंबा एक क्रोमोसोम में डीएनए हो सकता है ना? अब वो डीएनए को कैसे रखा जा सकता है, तो अब देखो क्या होता है, तो डीएनए का मैंने बताया था, ये जो डायमीटर है कितना होता है ना? तो यहाँ दिया 2 नैनोमीटर, है ना? 2 नैनोमीटर तो मैंने बताया था 20 एंगस्ट्रॉम का होता है ना? तो देखो 2 नैनोमीटर का होता है। अब क्या होता है, इसको ये और फर्दर कॉइल होता जाता है। तो देखो, डीएनए कॉम्प्लेक्स विद द हिस्टोन फॉर्म टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है? तो पहले और ज्यादा टाइट होकर के डीएनए एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये इस तरह की ऊपर की तरफ आपको एक प्रोटीन दिखाई देती है, ये हिस्टोन के मॉलिक्यूल। अब देखो, ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन अराउंड विच द डीएनए रैप 5 टाइम्स। तो 1.65 टाइम डीएनए रैप होता है, राउंड होता है इसके चारों तरफ। अब हिस्टोन ऑक्टामर क्या है, समझिए मेरी बात को। तो क्या होता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर 8 प्रोटीन के पार्ट के लिए टुकड़े से मिलकर के बना हुआ। अब मैं बताता हूँ 8 टुकड़े कैसे हुए। देखो, ये ऐसे है, 4 टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए? हो गए? और बड़ा बना यस के, सर। यस सर। और थोड़ा बड़ा बना के सिलेंडर बताता हूँ। को सर आपने क्वार्टर्स में कर दिया, हाँ बेटा, ये आपने सिलेंडर को 1/4 राइट, 1/4 काट दिया। हाँ राइट राइट, सिलेंडर को हमने 1/4 क्वार्टर में कन्वर्ट, मैं अब थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये देखो। तो ये एक सिलेंडर है, पहले इसको आधा आधा से बांट दो, 2 पार्ट में काट कट कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये और ये, तो कितने इसके पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए? यस सर। हो गए नहीं हो गए बताओ, है ना? तो अब ये जो 4 पार्ट हो गए, तो अब देखिए, ये है H2A, इसकी 2 कॉपी होंगी, H2A, है ना? और H2B, H2B और H3 और H4। तो 4 प्रोटीन हो गए, 4 पार्टिकल हो गए, 1 2 3 और 4। इसी तरह से नीचे इनके 4 सेट पाए जाएंगे। बन गया ऑक्टामर, है ना? तो ये यस नीचे भी कितने पाए जाएंगे? नीचे भी ये हो जाएगा H2A, है ना? और ये क्या हो जाएगा? H3, ये इधर H4 हो गया, और ये हो गया H2B। तो नीचे 4 कॉपी, ऊपर 4 कॉपी। इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर, याद रखना। तो हिस्टोन प्रोटीन सर, प्रोटीन इम्पोर्टेंट है नीट के हाँ, अकॉर्डिंग हाँ जी बताइए, नंबरिंग। क्या कह रहे हो? नंबरिंग? नंबरिंग नंबरिंग वो हाँ, नहीं होगी। हाँ, ये ना इनके, ये इनके नेम है, नंबरिंग नहीं, इनके नेम है, ठीक है ना? H2A, H2B, H3, H4, तो 4 तरह की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है न्यूक्लियोसोम में, ठीक? सर तो ये याद रखने पड़ेंगे। ये याद रखना पड़ेगा बेटा, ये पक्का ओके याद सर। रखना पड़ेगा, है ना? और ओके ये बोर्ड में भी आ सकता है। तो यहाँ ओके पर सर। देखो, ये न्यूक्लियोसोम है। ये न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना है? 1.65 टाइम डीएनए इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है, और हिस्टोन ऑक्टामर से। अब क्या होता है, अब इसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ होता है। समझिए मेरी बात को, बहुत गौर से समझिए। तो मैंने कहा कि भाई साहब, इसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ, कैसे लिपटा हुआ है? इस तरह से एक चक्कर मार के गया पीछे से, और फिर से पीछे से इस तरह से चक्कर मार के इधर आया। अब ये हिस्टोन तो खिसक जाएगा, हिस्टोन खिसकने ना पाए, है ना? तो ये वैसे ही है कि हमारे पास एक सिलेंडर इस तरह का, उसके ऊपर धागा लपेट दिया, धागा तो ढीला है, वो तो चला जाएगा। तो धागा जो ढीला है वो खिसकने ना पाए, इसके लिए हमने एक व्यवस्था कर रखी है। तो हमने क्या व्यवस्था कर रखी है? तो हमने इसके लिए एक और प्रोटीन ऊपर से चिपका रखी है। ये हमारी प्रोटीन है, तो
हिस्टोन प्रोटीन 5 तरह की होती है, 4 तो ये हो गई, H2A, H2B, H3। इनके बाहर की तरफ एक और प्रोटीन यहाँ पे चिपकी हुई होती है ना, न्यूक्लियोसोम के बाहर। ये डीएनए को खिसकने नहीं देती, चिपका के रखती है। इसका नाम है भाई साहब H1। ठीक है ना? तो कितने टाइप की हिस्टोन हो गई? H1, H2A, H2B, H3 और H4। यहाँ पर H1 तो एक ही पाया जाता है, और यहाँ पर बाकियों की, इनकी सबकी कितनी कितनी कॉपी पाई जाती है? बाकी सबकी 2-2 कॉपी पाई जाती है। तो H1 एक होगा, 2 कॉपी इसकी, 2 कॉपी इसकी, 2 कॉपी इसकी और 2 कॉपी इसकी। तो ये ऑक्टामर हो गए, और इन ऑक्टामर के बाहर की तरफ चिपकी होती है H1। क्लियर है? न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर क्लियर है? यस सर। ये रही H1 प्रोटीन, ये देखो, है ना? तो अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है, देखो पहले क्या था, अब ये 11 नैनोमीटर का इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो पहले वाला 2 नैनोमीटर का डायमीटर था, अब इसका 11 नैनोमीटर का डायमीटर हो गया। अब क्या, इस तरह के बहुत सारे, है ना, अब इस तरह के बहुत सारे जो हिस्टोन्स होते हैं, है ना, इस तरह के छोटे 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 बीड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोसोम। ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर, ये जो इस तरह की चैन जैसा स्ट्रक्चर जिसमें बीच बीच में न्यूक्लियोसोम लगे हुए हैं, है ना, एक चैन, एक माला है ना, एक स्ट्रिंग है जिसमें बीच बीच में न्यूक्लियोसोम लगे हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमैटोसोम कहते हैं। तो क्रोमैटोसोम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम प्लस द H1 प्रोटीन, है ना, तो न्यूक्लियोसोम और H1 प्रोटीन। ठीक है? इसके बाद ये और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में इकट्ठा हो जाते हैं। द न्यूक्लियोसोम फोल्ड टू प्रोड्यूस 30 नैनोमीटर फाइबर। तो 30 नैनोमीटर का एक फाइबर क्रिएट करते हैं। इस फाइबर को, जिसका 30 नैनोमीटर डायमीटर है, इसे हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, फर्दर और इस तरह से फोल्ड हो जाता है ना, एंड दैट लूप्स एवरीवन एंड 300 नैनोमीटर लेंथ। अब नीचे आ जाओ, सोलेनॉइड और वो हो जाता है, और सोलेनॉइड और कॉम्पैक्ट करके और वाइट 700 नैनोमीटर का 700 नैनोमीटर का एक फाइबर बनाता है, और उसके बाद फाइनली 1400 नैनोमीटर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो पहले स्ट्रक्चर में डीएनए हिस्टोन के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाता है, न्यूक्लियोसोम मिलकर के क्रोमेटोसोम बनाते हैं, क्रोमेटोसोम मिलकर के सोलेनॉइड बनाते हैं, और सोलेनॉइड मिलकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम। ठीक भाई? यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, पूछिए पहले। और हेडिंग डालेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब देखो, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये वाली हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है, और डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आसानी से चिपक भी जाता है। डन सर। सर आपने नेक्स्ट हेडिंग क्या बोली? नेक्स्ट हेडिंग नहीं, यही वाली हेडिंग है, इसमें लिखोगी ना कुछ, सर पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। हाँ, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। हाँ, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। फॉस्फेट बाहर की, याद है ना, बताया था, Yes, बाहर की sir. तरफ फॉस्फेट पाया था, तो PO4 तो नेगेटिव चार्ज होता है ना। चलो नोट करो, द डीएनए मॉलिक्यूल इज नेगेटिवली चार्ज so that it held at some place with some protein to form a coiled loop. सर एक बार प्लीज ये वाला पॉइंट रिपीट कर देंगे? The DNA molecule is negatively charged so that it is held at places with some protein to form with some protein to form coiled loops. To reduce the length. Next, it is associated with a set of
a set of positively charged basic protein it is associated with a set of positively charged basic protein called histones. Full stop. Histones are low molecular protein rich in सर स्टोन के बाद आपने क्या कहा? histones are low molecular weight protein rich in basic amino acid lysine and arginine. याद रखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी नीट में. सो प्लीज हिस्टोन आर से रिपीट कर देंगे. ठीक है. हिस्टोन्स आर low molecular weight protein rich in basic amino acid. वॉइस मेरी क्लियर आ रही नहीं आ रही? सॉरी सर. तो अब आ रही है, वो बीच में थोड़ा सा रुक गई थी, पता नहीं क्यों. Histones are the low molecular weight protein basic amino acid lysine and arginine. Next, the DNA and histone are loosely bind together. So could you repeat? Histones, the DNA and histones are loosely bind together to form a chromatin fiber. Next point, positively charged amino acid bind strongly to negatively charged phosphate group of DNA. Next, histones are सर आप पिछले पॉइंट में नेगेटिवली चार्ज के बाद रिपीट कर देंगे. बाइंड स्ट्रांगली टू positive positively charged amino acid bind strongly to negatively charged phosphate group of DNA. Next, histones are organized to form a unit of 8 molecule called histone octamer. It is called a histone unit. Fifth histone, it consists 4 different histones H2A. It consists 4 different histone H2A, H2B, H3 and H4. Full stop. A molecule of
fifth histone, a molecule of fifth histone H1 holds the DNA wrapped around octamer. Next point. A nucleosome, अब देखो मेरी बात को, ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया और ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया। इन दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच में भी तो एक डीएनए है ना। अब देखो इन दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए है इसको हम लोग बोलते हैं लिंकर डीएनए। दिस इज कॉल्ड लिंकर डीएनए, है ना। तो कुल मिलाकर के ये आपका एक हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, है ना। तो ये आपका एक हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, है ना। ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर मैंने आपको बताया कि 1.65 टाइम, है ना, ये डीएनए इस तरह से रैप है। तो डीएनए इस तरह से रैप हो गया। अब ये तो हो गया इस स्ट्रक्चर को, मतलब कि डीएनए और ये हिस्टोन, इसको हम लोग बोला न्यूक्लियोसोम, है ना। और इस न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने वाला ये जो डीएनए का थ्रेड है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लिंकर डीएनए, है ना। तो ये लिंकर डीएनए होगा, नोट करेंगे। अ न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए दोनों को मिला के, अ न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए टुगेदर विद referred as क्रोमेटोसोम। इनको हम लोग क्रोमेटोसोम बोलते हैं। तो यहां पे देखिए ये क्रोमेटोसोम से, ठीक भाई। यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आ गया मेरी पूरी कहानी? यस सर। बहुत बढ़िया, Yes, शाबाश। अब देखो एक चीज भाई साहब और समझ लीजिए। तो मतलब ये कंप्लीट हो गया। एक चीज इसी में और ऐड ऑन करना चाहूंगा, कितने टाइप के डीएनए पाए जाते हैं, कौन बताएगा? टाइप्स ऑफ डीएनए, कितने टाइप के डीएनए पाए जाते हैं, बोलो। सर 21। देखो नहीं 20 टाइप्स के वो आरएनए पाए जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ। सर 3। 3 नहीं, थोड़ा और। तो अच्छा देखो वो टाइप्स ऑफ डीएनए, 6 तो वो जो 11th में पढ़ाया था, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ना वो तो वो क्रोमोसोम है, वो तो क्रोमोसोम है। टाइप्स ऑफ डीएनए देखो, सबसे पहले पाया जाता है ए डीएनए। हमारा आपका जो डीएनए है वो बी डीएनए है। फिर दूसरे नंबर पर आता है बी डीएनए। हमारे आपके अंदर जो पाया जाता है, जो मैंने आपको पढ़ाया वो बी डीएनए था, और बी डीएनए ही सबसे ज्यादा पाया था, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। फिर आता है सी डीएनए, फिर चौथा होता है आपका ये डी डीएनए है, और पांचवा पाया जाता है जेड डीएनए। इतने टाइप के डीएनए पाए जाते हैं, जेड डीएनए, ठीक है। अब देखो ये जो आपका ए डीएनए है, इसमें 11 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, 11 न्यूक्लियोटाइड। मैं तो समझाता तो बताता हूँ। जो बी डीएनए होता है ना, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, आपने पढ़ा ये। और ये जो होता है आपका ए बी सी डीएनए में 9 पाए जाते हैं, 9 न्यूक्लियोटाइड पाते हैं। डी डीएनए में 8 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, है ना। और जेड डीएनए में 12 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये वाला, अब ये वाला जो होता है पहला वाला, है ना, तो ये जो आपका ए डीएनए है, ये होता है भाई साहब राइट हैंडेड, मतलब राइट हैंड साइड मुड़ा होता है, क्लॉकवाइज, राइट हैंडेड, है ना। और इसके बाद ये जो दूसरा वाला है बी डीएनए, ये भी राइट हैंडेड डीएनए है ना। और ये सभी राइट हैंडेड डीएनए, सिर्फ एक तो रुके, ये राइट हैंडेड डीएनए है, ये राइट हैंडेड डीएनए, ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए है। तो इसका जो कॉइलिंग होती है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ होता है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए है, ठीक है। और ये हमने पढ़ा, ये वाला जो बी डीएनए हम लोगों ने पढ़ा था, बी वाला जो डीएनए है, बाकी ऑलमोस्ट सबकी लेंथ एक जैसी होती है। तो बी डीएनए हमने पढ़ा 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ याद रखना, जो जेड डीएनए होता है ये लंबा होता है, 45 एंगस्ट्रॉम का होता है, 45 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है, ठीक है।
और Yes, sir. जेड डीएनए वाज, एक चीज और याद रखना, जो ये प्योरली नीट का क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए, तो मे भी इनके आने हैं। और एक चीज और यहाँ पे याद रखना, इसको अलेक्जेंडर रिच ने खोजा था, अलेक्जेंडर रिच डिस्कवर्ड जेड, ठीक है। ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना, ठीक है ना, ज्ञान ज्यादा नहीं लेना, बस इतना याद रखना, बस टाइप्स ऑफ डीएनए। सो सर इतने बड़े पूरे जेनेटिक मटेरियल में मतलब डीएनए के अंदर सिर्फ 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे में? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन वो 10 न्यूक्लियोटाइड कितनी बार होते हैं? अच्छा नहीं, हाँ वो समझ कि गई सर, इतना मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा न्यूक्लियोसोम की बात कर रहे हैं आप। ना 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 ना, सॉरी। नोट कर लिया सबने? चलो आप अगली कहानी शुरू करते हैं। क्या? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डालिए, हेडिंग डालिए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब देखो, समझो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ, पहले मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, अपनी कहानी समझाता हूँ, फिर दूसरी बात आप समझिएगा। तो क्या है, हमारा आपका जो डीएनए होता है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, जो हमारा आपका डीएनए होता है, वो ये हमारा आपका डीएनए हो गया। एक डीएनए हो गया, ये दूसरा डीएनए, ये हमारा आपका डीएनए है ना। तो इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। इस तरह से ये हमारा आपका डीएनए हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 5, ठीक है। अब क्या होता है ना, अब एक जस्ट मिनट, देखो, तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में, अब डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए का 1 से 2 हो जाना। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ से इसकी कटिंग शुरू होती है ना। तो पहले डीएनए की यहाँ से कटिंग शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सीजर जैसी चीज होती है जो डीएनए को कट करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ से डीएनए के इस पॉइंट से कटिंग शुरू होती है। तो ये रेप्लिकेशन का ओरिजिन हो गया, है ना। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होगा। अब क्या होगा, जब यहाँ से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होगा, तो अब ये डीएनए दोबारा से फटता चला जाएगा, है ना। इस तरह से, इस तरह से डीएनए अलग होता चला जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से डीएनए अलग होता चला जाएगा। तो पहले इस तरह से डीएनए अलग होगा, 1 2 3 4, इस तरह से डीएनए अलग होगा, है ना। तो ये जो डीएनए का अलग हुआ हिस्सा है ना, इसको बोला जाएगा फॉर्क, है ना। तो क्या बन गया, तो ऊपर वाला क्या था, ये डीएनए हेलिक्स थी। यहाँ पे क्या हुआ, हेलिक्स ओपन हो गया। जब हेलिक्स ओपन हो गया तो क्या बन गया, डीएनए फॉर्क बन गया। ये वाला वो सांचा है ना, ये वो सांचा है जिस सांचे के ऊपर नया वाला डीएनए बनेगा। तो ये डीएनए कैसा है, पेरेंटल डीएनए है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंटल स्ट्रैंड, है ना। तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया, ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है, ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रैंड है। ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है कैसे काम करता है, इट वर्क लाइक टेम्पलेट। सांचे की टेम्पलेट बने क्या होता है, डाई, सांचा, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या होती है, पहले से एक मूर्ति बनी हुई कहीं पे, है ना, आपने उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला और नई मूर्ति बन गई, है ना, तो नया टेम्पलेट का फॉर्मेशन हो गया।
गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे साथ ऐसे ही होता है ना, एक डीएनए दो में मियोसिस होती है, लेकिन फिर से नया डीएनए उसमें बन जाता है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे साथ क्या होता है, क्रोमोसोम अलग होते हैं, डीएनए अलग नहीं होता, डीएनए डबल हो जाता है, रेप्लिकेट होता है, डीएनए डबल हो जाता है ना। यस सर। तो अब क्या होता है कि ये टेम्पलेट बन गई, बहुत गौर से मेरी बात को समझिएगा। अब ये टेम्पलेट बन गई, अब देखो ये टेम्पलेट था, है ना, तो पूरा इस तरह से कुल मिला करके ये डीएनए खुल गया, है ना, ऐसे बनाता हूं, तो ये डीएनए कुल मिला करके फाइनली ये फॉर्क पूरा खुल गया, ये इस तरह से पूरा डीएनए का फॉर्क खुल गया। अब पीछे की तरफ डीएनए तो बहुत लंबा होता है ना, तो पीछे की तरफ तो डीएनए ऐसे रहेगा ही, लेकिन आगे की तरफ से फॉर्क खुला हुआ है ना। तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड हो गए। तो पेरेंटल स्ट्रैंड को हमने क्या कहा, टेम्पलेट। तो पेरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है, ठीक है। और ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, कुछ एंजाइम क्या करते हैं, इस पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर नए डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं। बन गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, बोलो बना कि नहीं बना। तो इस तरह से पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर इस तरह से नया तो डीएनए बनेगा। तो 50% पेरेंटल है कि नहीं, बताओ भाई, है? यस सर। 50% तो ब्राउन वाला है ना, है कि नहीं, पेरेंटल है ना। और 50% कैसा है, रेड वाला नया न्यू वन। इस तरह से एक डीएनए दो डीएनए में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा आगे चल के, दो डीएनए बन गए, एक डीएनए ये बन गया, एक डीएनए ये बन गया। अच्छा, ये जो डीएनए बने, इनमें से नए जो डीएनए बने, इनमें से आधा डीएनए पेरेंट का है और आधा डीएनए नए वाले, और हर बार ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। इसी तरह से हर बार प्रोसेस चलती रहेगी कि आधा डीएनए पेरेंटल और 50% डीएनए नया वाला होगा। इस तरह के मॉडल को, तो ये बात बताने का जो क्रेडिट था वो जाता है वॉटसन और क्रिक को। तो वॉटसन और क्रिक को आपको पता था, इन्होंने नोबेल प्राइज इनको दिया गया था डीएनए को स्ट्रक्चर बनाने के लिए। वॉटसन और क्रिक ने बताया, ठीक है, कि डीएनए इस तरह से रेप्लिकेट करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी क्यों, आधा है, और कंजर्वेटिव क्यों, क्योंकि पेरेंट का आधा डीएनए। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। बताओ, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल समझ में आ गया क्या? यस सर, लेकिन ये होता कब है सर? ये बेटा कब होता है कि देखो, अब हमारी एक सेल, मान लो कहीं पे हमको चोट लग गई, अब जहां चोट लगी वहां पे हीलिंग होगी, तो एक से दूसरी सेल बनेगी। तो अब जब सेल डिवाइड होगी तो क्रोमोसोम बताओ डबल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। माइटोसिस के टाइम पे याद आया, 11th में सेल साइकिल हम लोगों ने पढ़ी थी। तो सेल साइकिल में जब सेल डिवाइड होकर मैच्योर हो जाती है, उसका जब दोबारा डिवीजन साइकिल में जाती है, तो आती जी फेज, G1 फेज, उसके बाद S फेज आती है, उसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। और हमने पढ़ा था कि G1 और सिंथेसिस, G1 फेज में वो सेल ऑर्गेनेल डिवाइड करते हैं, सिंथेसिस फेज में नया डीएनए बनता है और नई प्रोटीन बनती है। तो वहां पर क्या होता है, हिस्टोन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, डीएनए डबल कंटेंट हो जाता है। तो डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। याद आया सेल साइकिल? यस सर, यस सर। हाँ, तो सेल साइकिल के टाइम पे जो इंटरफेज होता है, मतलब जब सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, उस समय डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और पुराने डीएनए से नया डीएनए बनता है और डीएनए की सिंथेसिस होती है। आप बताओ, क्लियर है सबको? यस सर। इसको ड्रॉ कर लो जो मैंने बनाया जल्दी से। दिस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल वाज, है ना, तो मतलब ये जो इस तरह से ये रेप्लिकेशन होता है, इट वाज सजेस्टेड बाय, है ना, नॉट प्रूव्ड बाय, सजेस्टेड बाय वॉस्टन एंड क्रिक, सजेस्ट किया, है ना। और द फर्स्ट द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इट वाज, ये चीज याद रखना, फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड, इसको एक्सपेरिमेंट में कौन बताया, किसने बताया? फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड, यही सब चीजें होती हैं जो कंफ्यूजिंग है। फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय ट्वाइलर। तो ट्वाइलर ने इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके लैब में दिखाया और वॉटसन क्रिक ने सजेस्ट किया था कि ऐसा होता होगा। सो उसके बाद वो फाइनली लैडर शेप में बन जाते हैं, मतलब दो दो जैसे आपने बनाया ऊपर, ये वाले? यस सर। ऐसे बना लो, मतलब क्या अलग अलग कलर में? ये जरूरी नहीं है, मतलब ये तो मैं आपको दिखाने के लिए बनाया। सबसे ऊपर आपने जो बनाया, दो बना दी ना आपने, बिल्कुल। ये यस सर।
हाँ ये बाद में बना लेना फाइनली, ये लास्ट स्टेज है, ऐसे करके बनाना 1 2 3 तो 4। वो डिवाइड करके ऐसे बन जाते हैं, उसके बाद वो वापस हीलिक्स में बन जाएंगे। हाँ वापस राइट, फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी ये वाली। न्यू डीएनए। सर इसका नाम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इसलिए क्योंकि आधा कंजर्व हो जाता है डीएनए हाँ और राइट, आधा कंजर्व। हाँ नोट कर सर लिया। हाँ सर आपको मेरी आवाज आई? हाँ हाँ आवाज आई, बोलो। सर इससे पहले मैंने बोला था कुछ, आपको आवाज आई थी? हाँ मैंने बताया था ना आपको, रिप्लाई किया था, मतलब आपने बोला कि मतलब ये इस तरह से डिवाइड होता है जी इसलिए इसको मैंने सेमी दिया सर। कंजर्वेटिव बोलते हैं। हाँ क्योंकि कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है, जो पुरानी चीजों को माने, है ना, ठीक है। तो पूरा आधा पुराना है आधा नया, इसके लिए सेमी कंजर्वेटिव इसको बोलेंगे। अगर पूरा का पूरा पुराना हो तो उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं, है ना। यस सर। डन सर। डन, ठीक है, सबने कर लिया। अब चलो, तो पहले कुछ नोट करो। Watson and Crick suggested that when DNA molecule uncoil and separate, सर हाँ सर सजेस्टेड दैट के बाद आपने क्या कहा? suggested that when two strand of DNA molecule uncoil and separate, each strand serve as template, each strand serve as template for the synthesis of अनकॉइल्ड एंड uncoil and separate and each strand serve as a template for the synthesis of new strand. Next point, semi-conservative model, semi-conservative DNA replication, semi-conservative DNA replication in eukaryotic chromosome, semi-conservative DNA replication in eukaryotic chromosome was demonstrated by Twyler in 1957. नेक्स्ट आपसे जो बोर्ड में पूछा जाएगा, एक तो पूछा जाएगा व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए, 3 मार्क्स का, और अगर ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा तो कहा जाएगा डिस्कस द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ मिशेल्सन एंड स्टाल। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सर आपने हाँ। ईयर क्या बोला था? है? ईयर क्या बोला था आपने? 1957। ओके सर। नोट करेंगे। थर्ड पॉइंट, मिशेल्सन स्टाल in 1958 provided
a strong experimental evidence provided a strong experimental evidence मिशेल्सन और उसकी स्पेलिंग क्या है दूसरे वाले साइंटिस्ट? STAHL Michelson and Stahl in 1958 provided a strong experimental evidence which supported the semi-conservative model, of replication. अब देखो मिशेल्सन स्टाल का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो आपने सपोर्ट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बाद क्या बोला? सुनाई नहीं दिया। Supported the semi conservative mode of replication of DNA. अब मिशेल्सन एंड स्टाल सेमी कंजर्वेटिव देखो एक मिनट दो मुझे सेमी कंजर्वेटिव देखो ये है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल मिशेल्सन स्टाल का, है ना। देखो इसने क्या किया, समझना मेरी बात को। इसने इश्चेरिशिया कोलाई को मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो किया, है ना। तो इसने जब ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो किया तो नॉर्मली क्या होता है कि डीएनए में क्या पाया था, N15 के N14 पाया जाता है ना, नाइट्रोजन 14 ही तो पाया जाता है। एटॉमिक मास कितना होता है 14। तो नाइट्रोजन का नॉर्मल नाइट्रोजन तो आपको ये होता है 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है और ये 14 होता है इसका मास होता है। तो ये तो नॉर्मल नाइट्रोजन हुआ, है ना। इसके बाद इसने दूसरा नाइट्रोजन लिया, वो है N15 क्या है, हैवी आइसोटॉप है, हैवी आइसोटॉप
आइसोटॉप किसका ना, ये नाइट्रोजन का हैवी आइसोटॉप है और ये लाइट आइसोटॉप है। तो इसने क्या किया, नॉर्मल की जगह ना बैक्टीरिया को इस वाले मीडियम में ग्रो किया N15 में। तो अब बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए बना वो कैसा था, उसकी ये था हैवी डीएनए, हैवी डेंसिटी थी इसकी, है ना। N15 से दोनों स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन बेस थे उनके अंदर नाइट्रोजन था N15। अब इसने क्या किया कि बैक्टीरिया को रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेशन साइकिल बनाए, कंटिन्यू ग्रोइंग बैक्टीरिया इन फर्स्ट जनरेशन इन N14 में। जब N14 में इसने रोकिया तो इसने बोला कि जो डेंसिटी आई वो इंटरमीडिएट डेंसिटी है ना, वो ना N14 की ना N15 की। तो इसने इसका मतलब बोला, इसका मतलब है कि आधा स्ट्रैंड बना होगा जो N14 का होगा, आधा N15 का बना होगा। इसके बाद फर्दर फिर सेकंड जनरेशन, तो ये देखो ये फर्स्ट साइकिल है। फिर सेकंड साइकिल जब ग्रो की तो इसने देखा कि आधा जो डीएनए नया डीएनए बना है उसकी डेंसिटी तो N14 है और जो पुराना वाला डीएनए बना हुआ है वो इंटरमीडिएट डेंसिटी का है। इस तरह से धीरे धीरे इसने देखा कि इंटरमीडिएट डेंसिटी कम होती जा रही है, मतलब हैवी आइसोटोप की डेंसिटी कम होती जा रही है और लो डेंसिटी का डीएनए बनता जा रहा है। इस बात से इसने प्रूव किया कि हमेशा पुराने स्ट्रैंड पे नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। दिस वाज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ मिशेल्सन एंड स्टॉल। ठीक है ना, समझ गया ना मेरी बात को? सो प्लीज एक बार फिर से समझा दीजिए थोड़ा। अरे सिंपल सी बात है, देखो उसने एक डीएनए बैक्टीरिया को ग्रो किया N15 मीडियम में, तो बताओ बैक्टीरिया के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होंगे उनके अंदर जो नाइट्रोजन होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, N15 होगा ना पूरा। यस सर, हैवी हो जाएगा। अब उस डीएनए को हम दोबारा ग्रो करेंगे, तो उस डीएनए को जब दोबारा ग्रो करेंगे तो इससे दो डीएनए बनेंगे ना, बताओ दो डीएनए बनेंगे। अब जब दो Yes, डीएनए sir. बनेंगे तो दोनों कैसे होंगे, एक स्ट्रैंड 15 का एक 14 का, यही तो होगा ना। यस सर। आधा सर 14 का दूसरी आधा बारी में 15 का हमने होगा। उसे 14 के मीडियम में ग्रो किया है। हमने इसे N15 के मीडियम में ग्रो किया पहले, और सेकंड टाइम पे 14 के। सेकंड ये ब्लू वाला N14 है, ये देखो लिखा है ना। ओके फिर हम सर। बार बार इसको N14 में ग्रो कर रहे हैं क्योंकि N14 नॉर्मल है। अब क्या हुआ, हमारे पास आगे क्या बनेंगे, ये स्टैंड हुए N15 N14। अब आगे कितने बनेंगे, 4 स्टैंड बनेंगे ना। 4 स्टैंड जब बनेंगे, समझना मेरी बात को, तो 4 स्टैंड बनेंगे तो इसमें से ये स्टैंड क्या होगा 15, ये होगा 15, है ना। और इस पे जो नया वाला स्टैंड बना होगा ये क्या होगा 14। तो अब 4 से कितने बनेंगे, 8 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना, बनेंगे ना। पहले 4 बनेंगे तो 4 में क्या होगा, 4 में जो 2 होंगे वो तो इंटरमीडिएट होंगे, और 2 कैसे होंगे, नए वाले, यस है ना। सर। तो हम कहेंगे कि 50% डीएनए वो हैं जो इंटरमीडिएट हैं और 50% डीएनए कैसे हैं, N14 वाले, लो डेंसिटी के। ठीक है, यस सर। अब क्या होगा, इन 4 से जब 8 बनेंगे तो इनसे क्या, इनसे जब फिर से अब 4 बनेंगे तो चारों कैसे होंगे, N14 वाले। अब इससे Yes, जब sir. बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, तो इससे जो एक बनेगा उसकी क्या होगी, इंटरमीडिएट, और दूसरा क्या कैसा होगा, N14 वाला। तो इस तरह से धीरे धीरे जो इंटरमीडिएट वाला है उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, उसके परसेंटेज कम होता जाएगा, और N14 वाले का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ पहले। Okay. बोलो भाई, सब लोग बताओ, सब लोग बताएं समझ आई कि नहीं आई। सर मतलब एट द एंड ऑफ द प्रोसेस सिर्फ N14 ही रहेगा एंड जो सेकंड है वो पेरिश कर जाएगा। नहीं, वो कम होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि टेम्पलेट पहला क्या ना, कि इसी का मतलब हुआ कि नए टेम्पलेट पे जो टेम्पलेट होता है उस पे नया डीएनए बनता है, पुराने टेम्पलेट पे नया डीएनए बनता है, इसका ये मतलब हुआ। ये इसने प्रूव करने की कोशिश की। ओके सर। ठीक है, ये इसका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था। तो इसने बोला कि इस पर देखो, यहीं तक, यहां तक आपको समझ में आ जाएगा, यहीं तक याद रखो कि कायदे से जो नया वाला डीएनए बना वो N15 वो उसकी डेंसिटी कम क्यों हो गई, क्योंकि आधा पुराना स्ट्रैंड रहा, आधा नया स्ट्रैंड। तो इसने यही बात किया, इसने कहा कि पुराने स्ट्रैंड पे ही नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। Yes, sir. ठीक है, समझा गया। हाँ, ये ड्रॉ कराना बस इतना। ये तो उसका एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा एटलीस्ट 2 जन, यहां तक बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट यहां तक, सेकंड साइकिल तक। नोट करो, मिशेल्सन एंड स्टॉल
in his experiment, they grew E. coli bacteria containing heavy nitrogen isotope N15 many generation. Next, So can you But- repeat? के बाद क्या था सर? हाँ, N15 के बाद क्या कहा सर? for many generations. Next, सर ई कोलाई बैक्टीरिया से रिपीट कर दीजिए. they grew E. coli bacteria in medium containing heavy nitrogen isotope. Full stop. Now, this bacteria with N15 DNA was grown in medium containing N14. They formed the daughter cell of first generation. They formed सर सही वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए सर, आपकी वॉइस शायद ब्रेक हो रही है. यस सर, बहुत ब्रेक हो रही है. Sure. नोट करें, चलिए एक मिनट रुक जाएगा. चलो नोट करो. They grew E. coli bacteria in medium containing heavy nitrogen isotope. They grew in bacteria containing heavy nitrogen isotope, with N15 for many generation. Full stop. Next point. Now, the bacteria which have N15 labeled DNA was grown in the medium containing normal N14. Full stop. The bacterial cell with first generation were extracted. The bacterial cell with first generation was extracted by centrifugation. Full stop. It was found that all DNA molecule, it was found that all DNA molecule were hybrid and contain both N15 and N14. Contain both
N15 and N14. Full stop. This is what expected in case of, this is what expected in case of semi-conservative mode of replication. This is what expected in the case of semi-conservative mode of replication. Next point. The second generation cells were found to have 50% hybrid and 50% N14 DNA. ठीक भाई? Yes. Yes, This sir. confirmed that DNA replicate. This confirmed that DNA replicate by semi-conservative. ठीक भाई, ये है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए, है ना? समझ आया भाई सबको? Yes, sir. ठीक है। अब देखो क्या है कि अब हम पढ़ते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन बताना, रेप्लिकेशन क्या होता है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, है ना? तो सर एक बात रेप्लिकेशन, हाँ, So जो थर्ड लास्ट पॉइंट था उसमें दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर वाला जो है उसमें व्हाट साइंटिस्ट वाले वाटसन का बात हो रही है या ना, दिस इज व्हाट, WHO, व्हाट, ये okay. मतलब यही वो चीज थी जो, यही तो वो कह रहा था कि आधा स्टैंड पुराना होगा तो इसमें पेरेंटल स्टैंड कौन है? N14 वाला। पेरेंटल स्टैंड कौन है? N14 वाला है कि नहीं? ये पेरेंटल है और N15 वाला क्या है? नया है। तो यही तो वो कह रहा था, वाटसन ने यही बात बोला, यही बात टॉयलर ने बोली यूकेरियोट्स में। Yes, sir. और इसी बात को इन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया, और कुछ थोड़ा ना है। ठीक भाई? Yes. जी सर। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेप्लिकेशन डीएनए। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे? बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना? बीच में आपका दिमाग किधर से उधर भटका, अगर आप जरा भी डिफोकस्ड हुए तो आप फिर बोलोगे सर फिर से बताइए, है ना? और वो ज्यादा मेहनत वाला काम हो जाएगा, इसलिए आपको पूरा फोकस इधर ही चाहिए। जहां पे ना समझ में आए उसी जगह बताना। अब ये नहीं करेंगे सर पूरा फिर से बताओ, क्योंकि पूरा फिर से बताने में अगला आधा घंटा लगेगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं जो बात आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो आपको बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो पूरा फोकस मुझे आपका यहीं पे चाहिए, देखो, और मेरी बात को बिल्कुल पेशेंस से समझिए। क्या होता है कि अब हम डीएनए को थोड़ा-सा सीधा करके देख लेते हैं। तो डीएनए तो ऐसा होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, बट इस हेलिकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने के लिए, अपनी स्टडी के लिए इसको हम खोल के देखते हैं ऐसे। तो क्या हुआ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ। तो रेप्लिकेशन कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले क्या होगा, ये अब ये मत गिनने मतलब बैठ जाना, ठीक है? ध्यान समझना। ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है ना? ये जितने भी हो,
अब देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले डीएनए को काटने के लिए यहाँ पे कैंची आएगी, सीजर, तो इसको एक्चुअली मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। तो सबसे पहले डीएनए का जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो एक एंजाइम आएगा, उसको बोलते हैं हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा, इट विल ओपन हेलिक्स, तो हेलिक्स को ओपन का काम रहेगा, ओपन हेलिक्स कैंची की तरह काम करेगा। तो कैंची की तरह इसको ये खोलता चला जाएगा, कट करता हुआ चला जाएगा। अब ये वैसे ही आपने कभी वो देखा होगा, बिजली वाले तार आते हैं, वो मतलब अपन यूज करते हैं वायर, जो ब्लैक और रेड कलर का वायर आता है, देखा है कभी उसको? यूज किया होगा Yes, ना, sir. सबने यूज किया होगा, है ना? तो सबने यूज किया होगा। अगर हम ऐसा कुछ करें कि वो वायर को, मतलब दोनों वायर को ब्लैक और रेड वाला अलग अलग करना हो, तो क्या होगा, हम उसको ऐसे खोलना शुरू करेंगे जैसे हेलिक्स खोलना है कि नहीं? यस सर। ऐसे Yes, खोलोगे? sir. और जब हेलिक्स को खोलोगे उसको, तो तार में एटम क्रिएट होगी कि नहीं पीछे की तरफ? यस सर। तो ऐसा ही Yes, sir. होता है। हेलिकेज इसको खोलता जाता है, लेकिन खोलने के बाद जब इसको हेलिकेज खोलता जाता है तो पीछे की तरफ, क्योंकि हेलिक्स के फॉर्म में, तो पीछे की तरफ यहां पर एटम क्रिएट होने लगती है। कहां पर? इस वाले पॉइंट पे, है ना? तो इस वाले पॉइंट पे यहां पर स्ट्रेन क्रिएट होने लगता है। अब भाई इस स्ट्रेन को हटाया जाए, है ना? तो इस स्ट्रेन को हटाना जरूरी है। तो सबसे पहला आया जिसने कैंची ने काम किया, वो था हेलिकेज, पहला स्टेप लेता है। उसके बाद यहाँ पर एक एंजाइम आता है, वो एंजाइम क्या करता है, वो दूसरा एंजाइम आया, उसने बोला कि इस एटम को छुटाया जाए भाई। इस एटम को छुटाने के लिए एक और एंजाइम आता है। अब इस एटम को छुटाने के लिए ये जो एंजाइम आया, इस एंजाइम का नाम था टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है, इट रिमूव स्ट्रेन। कैसे रिमूव स्ट्रेन करता है, मैं बताता हूं। ये तुरंत यहाँ पे एक कैंची कट मारता है, कट मारने के बाद रिलीव हो जाता है इसका स्ट्रेन, और दोबारा फिर से जोड़ देता है। तो ये काम ये करता रहेगा जैसे जैसे ऐठन बनती है, क्योंकि अगर ऐठन ये बन गई यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कैंची की इतनी दम नहीं है कि इससे आगे काट पाए, क्योंकि स्ट्रेन, अब वही ना एक्शन रिएक्शन, है ना? कैंची जितना फोर्स लगा रही है उतना स्ट्रेन फोर्स लगा रहा है, तो ये आगे कट नहीं कर पाएगा। हेलिक्स के पास कटना यहीं पे रुक जाएगा, ओपन होना। तो आगे ओपन करता रहे, इसके लिए टोपोआइसोमरेज के आगे आगे चलता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, इट विल रिमूव स्ट्रेन। तो इसने रिमूव कर दिया स्ट्रेन। अब क्या हुआ, ये जो सिंगल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड तो चिपक जाएंगे आपस में, दोबारा नहीं चिपक जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से इनके बीच बन जाएगा, है कि नहीं? बताओ, बन जाएगा ना? Yes. तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनने पाए, इसको भी रोकने का यहाँ पे एक अरेंजमेंट है। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है कि एक प्रोटीन, है ना? तो वो प्रोटीन कौन सी? वो एसएसबी प्रोटीन, है ना? तो यहाँ पे एक दूसरी प्रोटीन पाई जाती है, एसएसबी प्रोटीन। तो ये प्रोटीन है एसएसबी। एसएसबी, ये एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन। लोगों को लगता है कि इसमें सब एंजाइम ही काम करते हैं, भाई साहब ये एंजाइम नहीं है, दिस इज जस्ट प्रोटीन। होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या काम होता है? इट प्रिवेंट rewinding of DNA. It prevent rewinding of single strand DNA. तो इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को दोबारा रिवाइंड करने से रोकता है ना? तो ये रिवाइंडिंग को रोकता है। क्लियर है? तीसरा स्टेप, तो पहला स्टेप मैंने बताया, दूसरा टोपोआइसोमरेज का, तीसरा एसएसबी का। क्लियर है? किसी को डाउट? नो सर तीसरा स्टेप फिर से समझा दीजिए। तीसरा भाई सिंपल सी बात है यार, देखो ये स्टैंड अलग अलग कर लिए मैंने, दोनों तार अलग अलग, अब वो दोनों तार आपस में फिर से ना लिपटते जाए मेरे पीछे, तो मैं क्या करूंगा, उस तार में कोई चीज लगा दूंगा। तो इस तार के ऊपर एक प्रोटीन लगी हुई है जो ये उसको दोबारा से चिपकने नहीं दे रही। भाई ये न्यूक्लियोटाइड ही तो है, दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना लेंगे? एक बात बताओ। सही कह रहे हैं सर। यस ये चलो मैं बता ही देता हूँ, मैं इसको मिटा दूंगा दोबारा। ये आपने इधर से खोल रखा है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये पीछे इधर आकर के यहाँ पे तो ये टोपोआइसोमरेज का ये हेलिकेज कट करता है, ये दोबारा आपस में बॉन्ड नहीं बना लेंगे, ये दोबारा फिर से तो चिपक नहीं जाएगा। फिर फायदा क्या हुआ? ये चिपकने ना पाए तो क्या हुआ, इसके ऊपर एक प्रोटीन हमने लगा दी एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग। तो वो क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर चिपक जाती है, और वो क्या करती है, इट प्रिवेंट रिवाइंडिंग। ये जो रिवाइंडिंग हो रहा है ये वाला पार्ट, इसको प्रिवेंट करने का काम करती है। क्लियर है? यस सर।
चौथे नंबर पर आ जाओ। अब क्या होगा, अब कहानी थोड़ी सी अलग है। अब पूरा का पूरा डीएनए ओपन हो गया। ये डीएनए का हेलिक्स इस तरह से ओपन हो गया। अब ये पुराना वाले स्ट्रैंड के ऊपर नया वाला स्ट्रैंड बनना है। फॉर्क तो ओपन हो गया, नया स्ट्रैंड बनाने का काम कर रहे हैं। बनाने वाली जो मशीन है उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, वो बनाता हुआ चलाएगा, एक तरफ से पुराने स्ट्रैंड के ऊपर चलेगा, रोल करता हुआ चला जाएगा और नया स्ट्रैंड बनाएगा। लेकिन अब देखो, ये वाला है 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम। तो ये वाला क्या होगा, 3 to 5 इधर होगा, है ना? यस सर, पैरेलल। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अगले स्टेप में यहां पे एक एंजाइम आएगा, उसका नाम है प्राइमर। ठीक है, इसे हम लोग, कुछ लोग आरएनए प्राइमर भी कहते हैं। तो आरएनए प्राइमर यहां पर आकर के चिपक जाएगा, है ना? तो ये काम करने वाला आरएनए प्राइमेज एंजाइम होता है। तो प्राइमेज में पहले एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा चिपक जाएगा, है ना? जैसे आरएनए का टुकड़ा चिपकेगा, आई रिपीट इट अगेन, इस पे सबसे पहले प्राइमर आएगा। प्राइमर क्या होता है, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है। प्राइमर को जोड़ने का काम कौन करेगा, प्राइमेज एंजाइम है। तो प्राइमेज क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को जोड़ने का काम करेगा। अब देखो, अब कहानी ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके साथ एक समस्या है। समस्या उसके साथ भाई साहब ये है कि वो कैसे करता है। देखो, अब डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम आया, ठीक है, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज के एंजाइम के साथ एक दिक्कत है, ये पुराने स्ट्रैंड पे नया स्ट्रैंड तो बना सकता है, लेकिन भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकता है। इसकी चलने की डायरेक्शन क्या होगी, 3 to 5 प्राइम। तो 3 to 5 ही चल सकता है। तो यहां पर ये 3 to 5 चलता रहेगा, और पुराने वाले स्ट्रैंड पे नए वाले न्यूक्लियोटाइड ला करके जुड़ने का काम करता रहेगा। तो पुराने स्ट्रैंड पे नया वाला स्ट्रैंड बनता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली बन रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो ये हो गया कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड हो गया। और ये आपका जो नेक्स्ट वाला आया, जो अगला स्टेप मैंने बताया, तो चौथे के बाद, तो चौथा था प्राइमेज का, है ना? ये पांचवा स्टेप क्या है, पांचवा स्टेप है डीएनए पॉलीमरेज, है ना? तो दिस इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, पुराने स्ट्रैंड पे नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। कैसे बनाया, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। अब क्या है, अब यहां पर दूसरे वाले में भी तो बनना है, लेकिन भाई साहब ये चलेगा तो 3 to 5 चलेगा। अब उल्टा इधर से तो आ नहीं सकता, अब इधर से अगर इस वाले स्टैंड में आएगा तो 5 to 3 हो जाएगा, लेकिन 5 to 3 इसकी चलने की फितरत ही नहीं है, ये चलेगा 3 to 5। अब इसको, अब जब ये उल्टी डायरेक्शन में, अब 3 to 5 चलने के लिए इधर इसको उल्टी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, यहां पर भी सबसे पहले प्राइमेज आया, तो ये आरएनए प्राइमर लग गया, आरएनए प्राइमर लग गया। आरएनए प्राइमर के बाद अब डीएनए पॉलीमरेज से कहा गया कि तुम उल्टा भी चलना काम करो। डीएनए पॉलीमरेज ने कहा कि मैं उल्टा चलने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मुझे उल्टा चलने में दिक्कत होती है, मैं थोड़ी दूर तक चल पाऊंगा। बोला भाई जितना भी चल सकते हो उतना तो चलो। तो इससे बोला गया, तो इसने कहा चलो भाई ठीक है, आप ऐसा कह रहे हो तो हम इधर चल लेते हैं। थोड़ी देर चला, और थोड़ी देर चलने के बाद रुक गया, बोला अब नहीं बन पाएगा, उल्टा चलाओगे तो बस इतना ही बन पाएगा, अब फिर से हमको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के लिए आरएनए प्राइमर फिर से आया बेचारा, उसने कहा लो फिर से प्राइमर बना दे रहे हैं आपके लिए, है ना? तो उसने आरएनए प्राइमर फिर से बना दिया इसको। अच्छा, अब तुमने आरएनए प्राइमर, अब चलो हम फिर से आगे तुम्हारा काम करते हैं। फिर से इसका काम करना शुरू किया, बोला जितना चल पाऊंगा बस उतना ही चलूंगा। तो अब यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे आया, तो फिर से यहाँ पे एक डीएनए का फ्रेगमेंट बन गया। इस तरह से दूसरे वाले स्ट्रैंड में टुकड़े टुकड़े में सिंथेसिस हो रही है। ये वाला स्ट्रैंड में छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं। तो ऊपर वाला स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस था, ये कैसा है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? सर पूरा समझ में आया सर, बस डिसकंटिन्यूअस वाला फिर से बता दीजिए ना। देखो, डीएनए पॉलीमरेज की फितरत है कि वो 3 to 5 प्राइम एंड चलेगा। अब चलना इसको इधर है, अब 3 to 5 प्राइम चलने के लिए इसको इस वाले स्ट्रैंड में उल्टा चलना पड़ेगा। अब उल्टा चलने में ये कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो उल्टा जब चलेगा तो थोड़ा थोड़ा डीएनए का पार्ट बनाएगा। तो पहले आरएनए प्राइमर आया, फिर थोड़ा सा पार्ट बना दिया, फिर
रुक गया, फिर आरएनए प्राइमर आया, फिर थोड़ा सा पार्ट बना दिया। इस तरह से दूसरे वाले स्ट्रैंड में टुकड़े में डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। इस स्ट्रैंड को डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऊपर वाले स्ट्रैंड को, इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं और इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। एक साइंटिस्ट था ओकाजाकी, उस साइंटिस्ट ने इन टुकड़ों को एक नाम दिया और इन टुकड़ों को नाम दिया गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, राइट। इन टुकड़ों के लिए एक अलग से नाम दिया गया, इनको कहा गया, तो साइंटिस्ट ने इनको कहा ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो ये भाई साहब ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्लियर है यहां तक? सर ये जापानीज लग रहा है। हाँ सर वो बात नहीं है सर, मैं ये पूछ रही थी सर कि क्या कहते हैं डिसकंटिन्यूअस से इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होती है वापस। ना ना, एनर्जी कुछ नहीं, ये चल नहीं पाता, ये उल्टा चलने में अनकंफर्टेबल है, उल्टा ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता, थोड़ा थोड़ा करके चलेगा। सीधा चलाओगे तो सीधे चलेगा, तो पूरा चलेगा, सही से चलेगा। सर मतलब वो पहले वाले 3 to 5 की डायरेक्शन उसके लिए सीधी है ना? हाँ वही तो, पहली वाली 3 to 5 डायरेक्शन सीधी है, दूसरे वाले में आप उसको चलेगा 3 to 5, चलाना उसको 5 to 3 चाहिए, लेकिन 5 to 3 उसने चलने से बिल्कुल मना किया। आपने कहा कि नहीं अब 3 to 5 ही चल के दिखाओ, तो उसने बोला मैं चल तो लूंगा लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। यस सर, समझ में आ गया सर। सर तो पहले वाले में 3 to 5 ही चल रहा था। कहाँ पे? ऊपर वाले में भी तो वो 3 से 5 जा रहा है। लेकिन भाई साहब डीएनए का हेलिक्स जिस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ हेलिक्स इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, आप उससे काम इस डायरेक्शन में करवा रहे हो। अच्छा सर, तो मतलब वो उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में हेलिक्स ओपन होता है। भाई सिंपल सी बात है, इधर हेलिक्स ओपन हो रहा है तो धीरे धीरे इसके पीछे पीछे चलता रहेगा। ये क्या करेगा, ये यहां तक बनाएगा, फिर वापस आएगा पीछे, फिर बनाएगा, फिर वापस आएगा पीछे। भाई जब ये यहां तक यहां बनाएगा तो ये और खुल चुका होगा, जब ये और खुल जाएगा तो ये और आगे पहुंच चुका होगा, फिर इसका तो काम बच गया ना। यस सर, उसका वापस आना डिफिकल्ट हो जाएगा। यस तो सर, वापस उसको वापस, ओके सर। तो उसको बार बार पीछे आना पड़ेगा, है ना, तो वो तो अनकंफर्टेबल फील करेगा, है कि नहीं? बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? सर तो सबसे पहले प्राइमेज एंजाइम आता है, वो आरएनए प्राइमर बना देता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आके अपना काम शुरू करता है। राइट। सब लोग बताओ भाई, सबको क्लियर है? यस सर। तो इसको नोट करो, पहले इतना डायग्राम बनाओ, फिर मैं दूसरे पेज में जाता हूँ, ये पेज तो भर गया। सर अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसको, बाद में सही से हाँ, बना। जैसा आप लोग कंफर्टेबल फील करें वैसा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। कॉम्प्लेक्स डायग्राम है ना, तो हाँ, इसको ऐसे बनाना। और मैं इसीलिए तब बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको किसी बुक, है ना, इसलिए, और ये डायग्राम आप बना के आओगे तो आपको पूरे 5 out of 5 मार्क्स मिलेंगे। चलो नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। अब क्या है कि कहानी ये थी कि अब कहानी ये है कि डीएनए का स्ट्रैंड काफी हद तक बन गया, नया स्ट्रैंड। तो ये वाला हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड था, और नीचे वाला ये डिसकंटिन्यूअस। ऊपर वाले में मैंने आपसे बताया कि एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन गया, and this was 3' end and this was 5' end, this was 3' end and this was 5', ठीक है। दूसरे वाले में मैंने आपको बताया कि दूसरे वाले में, अच्छा ऊपर वाले में एक चीज और बताया मैंने, एक चीज, अच्छा दूसरे वाले मैंने आपको बताया कि ये बना कैसे, ये बना भाई टुकड़े। तो
एक टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा हो गया, फिर तीसरा टुकड़ा बन गया, है ना? ऊपर वाले में भी मैंने आपको बताया था कि जब बनना स्टार्ट हुआ था, तो पहले यहाँ पे जो था, ये हिस्सा क्या था? दिस वाज़ आरएनए प्राइमर, क्योंकि प्राइमेज़ ने जोड़ा था। दिस वाज़ आरएनए प्राइमर, ठीक है? यहाँ पर भी क्या है? सब में आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है, ठीक है? अब इसको तो हटाना पड़ेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज़ जो है, तो सबसे पहला इसका काम क्या होता है? पूछा जाएगा आपको डीएनए पॉलीमरेज़ का काम क्या है? तो सबसे पहला काम क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस। फिर क्या करता है? फिर प्रूफ रीडिंग करता है, अपनी गलतियों को सुधारना। आप क्या करते हो? प्रूफ रीडिंग में जो आपने गलत लिखा उसको मिटा करके फिर से सही लिखते हो, प्रूफ रीडिंग करता है। और प्रूफ रीडिंग करने के बाद फिर क्या हो? पहले आपने प्रूफ रीडिंग की दोबारा से पढ़ा, पहले आपने लिख डाला, फिर दोबारा से पढ़ा, प्रूफ रीडिंग हो गई। प्रूफ रीडिंग में जो गलतियाँ हुई उसको क्या करेगा? रिकरेक्शन। अब क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज़ एक बार फिर से वापस जाएगा और वापस जाकर के इस ये जो आरएनए वाला पार्ट था, इस आरएनए को हटा देगा। तो डीएनए पॉलीमरेज़ क्या करेगा? इट विल रिमूव प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज़ क्या करेगा? इट विल रिमूव प्राइमर। प्राइमर रिमूव करेगा और क्या करेगा? दोबारा से तो अपनी प्रूफ रीडिंग वाला काम करेगा। प्रूफ रीडिंग करेगा तो क्या करेगा? इट विल सबसे पहले इट विल रिमूव प्राइमर। दूसरा काम करेगा, इट विल अब जो हिस्से प्राइमर जब हटा दिया, तो ये हिस्से किस चीज़ से हो गए? बना देता हूँ एक और। ये हो गया। अब ये हिस्सा जो हो गया, इसपे ये डीएनए बन गया, नया वाला स्ट्रैंड, है ना? उसने प्राइमर को हटा दिया, आरएनए, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे फिर से डीएनए बना दिया, ठीक है? अब डीएनए बना दिया। इसी तरह से नीचे वाले पार्ट में भी क्या हुआ? नीचे वाले पार्ट में इसे सब जगह से प्राइमर हटा दिए, बोला प्राइमर हटाओ भाई, गलतियाँ हो गई। प्राइमर हटाने के बाद क्या करेगा? फिर से यहाँ पे डीएनए के नए टुकड़े, तो क्या करेगा? इट विल फिल इट विल फिल गैप्स विथ न्यू डीएनए। तो गैप को इसने क्या किया? जो गैप क्रिएट हुए, उनको न्यू डीएनए से गैप्स को फुल कर दिया। अब भाई साहब क्या हुआ? ये बीच-बीच में कहाँ पे ये तो गैप ब्रेक्स रह गए, इस ब्रेक को कौन जोड़ेगा? एक और एंजाइम लाया है, लेकर के आया। अब वो नेक्स्ट एंजाइम जो लेकर के आया, उससे बोला कि ये जितने सारे गैप्स हो गए ना, इन गैप्स को सबको वाइंड करो। तो ये जो क्या हुआ, ये बिल्डिंग की तरह काम करता है, वेल्डिंग मशीन की तरह काम करता है। इसने वेल्डिंग करने का काम कर दिया। ये कौन था? लाइगेज, है ना? इसका नाम था लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? फाइनली ligase will join the all segment of DNA। तो लाइगेज ने क्या किया? जो बाकी डीएनए के सेगमेंट उनको जोड़ दिया, है ना? इस तरह से पुराने टेम्पलेट पे नए टेम्पलेट की सिंथेसिस हो गई। दिस वाज ऑल अबाउट द डीएनए सिंथेसिस। बताओ, समझ आया? यस समझ आ गया। यस ले सर। लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर, एक बात पूछनी थी हाँ, बोलो। सर। जब वो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस कर रहा होता है, तो फिर जब वो एक एंड से स्टार्ट करता है, यानी एक स्ट्रैंड से स्टार्ट करता है, तो वो पूरी स्ट्रैंड को एंड करने के बाद फिर से वापस पलट कर आता है दूसरी स्ट्रैंड पे। हाँ, बिल्कुल, 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 2 सिस्टम नहीं, 2 डीएनए एक साथ, तो दोनों स्ट्रैंड पे एक साथ होती सिंथेसिस। दोनों स्ट्रैंड पे एक साथ होती है, या वही वाला पहले ना, एक ना, स्ट्रैंड ना, पे ना, कर ना। देता है फिर नहीं, दोनों स्टैंड पे एक साथ सिंचित होती है, एक साथ। अच्छा लीडिंग, सर। हाँ, ऊपर वाले को हम लोग लीडिंग को लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। दिस इज लीडिंग मतलब स्ट्रैंड। सर दो डीएनए पॉलीमरेज होंगे सर फिर। बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेज होंगे। डीएनए पॉलीमरेज तो एंजाइम्स के वो हैं, टुकड़े हैं। यस सर। ठीक है, वो लीडिंग स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड।
क्लियर भाई सबको? ये मैं पूरी प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा, आप इसको दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक भाई? यस यस सर। सर। ओके, किसी को कोई डाउट हो पूछिए, पीछे वाले में No, सवाल sir. है? ठीक, तो नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। आपको, हाँ वेलकम वेलकम, लेकिन पहले उसको नोट कर लो कि आपको कहना क्या है। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा क्या पढ़ाया, तो आप बोलोगे हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ चुके थे। ये मत बोलना रेप्लिकेशन पढ़ना है, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ चुके थे, आपको डीएनए रेप्लिकेशन लिखवाना है। ठीक है, ओके डायग्राम आप बना चुके हैं, राइट? यस सर, बाय यस सर। सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय बाय बाय, गुड नाइट। तीशा समझ में आ रहा है ना?